हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले देखो बच्चों, बहुत सारे टीचर्स जो है आपको एक ग्राउंड लेवल से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बच्चों ग्राउंड लेवल से भी डाउन बेसमेंट लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके पास में जो चैप्टर आ रहा है उसको बहुत ही डिटेल्स हम पढ़ लें, ताकि आपके पास आगे का जो चैप्टर है समझना उसके लिए इजी आपके पास हो जाए। तो लेक्चर नंबर आज फर्स्ट अपने पास है और वेव ऑप्टिक्स का ये बात कर रहा है। लाइट्स की जो प्रॉपर्टी है आपके पास, जो नेचर है वेव, उसके बारे में डिस्कशन करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के समय हम लाइट का कैसा नेचर मानते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो बच्चों, लाइट जो होता है वो ड्यूल नेचर रखता है। लाइट ड्यूल नेचर रखता है, यानी लाइट जो होता है वो पार्टिकल फॉर्म में भी होता है, वो पार्टिकल्स फॉर्म में भी होता है और वो वेव फॉर्म में भी होता है। और पार्टिकल और वेव फॉर्म में कैसे होता है, ये सारा का सारा डिस्कशन हम जो हमारा चैप्टर है रेडिएशन में, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में डिस्कशन भी करते हैं। और ये आप बहुत अच्छे से चीज़ें जानने भी लग चुके होंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी समझा रखा और भी बहुत जगह हमने समझा रखा है इसके बारे में। तो चलो, ये इतना सा एक बार कॉमनली आप ध्यान रहे, लाइट का यहाँ ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल और वेव फॉर्म। अब यदि हम नॉर्मली और भी हम बात करें, हम और भी बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं। तो देखो, स्टार्टिंग में जब लाइट से रिलेटेड अपने पास स्टडी होना स्टार्ट हुई थी, तो बच्चों स्टार्टिंग में लाइट का पार्टिकल और वेव नेचर दोनों नहीं माना गया था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूटन ने इसी के बेसिस पर, मतलब लाइट का पार्टिकल फॉर्म बताने के लिए एक अपने पास में थ्योरी दिया। और वो थ्योरी कौन सी थ्योरी के नाम से जानी गई? वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से जाना गया। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो न्यूटन बात कर रहे थे, वो ओनली लाइट के पार्टिकल नेचर का बात कर रहे थे। और लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी होता है उसका। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखो मैं ईयर वैसे नहीं लिखता हूँ, लेकिन ईयर यहाँ लिख रहा हूं मैं कि 1675 में ये सबसे पहले ये थ्योरी न्यूटन ने दी थी। और मैं ये कह दूं कि बच्चों, न्यूटन जो था वो अपने आप में ब्रांड था, यानी जो न्यूटन ने कह दिया, चाहे वो सही है चाहे गलत है, लोग उसको मानते थे, क्योंकि वास्तव में ये फिजिक्स का एक ब्रांड व्यक्ति था। तो उस समय जब इन्होंने थ्योरी दी थी, तो उस समय बच्चों हाइगन का थ्योरी भी आ चुका था। हाइगन का जो वेव थ्योरी है, क्योंकि इस चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स पढ़ना, हाइगन का थ्योरी ही हमें मेनली इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। तो हाइगन का जो वेव थ्योरी था वो, यानी जो हाइगन था, ये बच्चों हॉलैंड के साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो ये हाइगन जो है, इन्होंने जो थ्योरी दी वो वेव थ्योरी थी लाइट की, इन्होंने वेव थ्योरी दी। वेव थ्योरी क्या होती है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने 1678 में ही दे दी थी, मतलब इनके जस्ट 3 साल बाद ही बता दिया था। और बहुत सारी बातों को वो यहाँ न्यूटन की बातों को रॉन्ग साबित करना चाह रहे थे। लेकिन देखो, न्यूटन ब्रांड था, हाइगन की किसी ने बात नहीं मानी। हाइगन की बात माने लगभग 1850 के आसपास में। 1850 के आस में कुछ न्यू साइंटिस्ट जो आए, वो कोई ना कोई, मतलब न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी था उसके कुछ पॉइंट्स को उन्होंने रॉन्ग साबित किया, एक्सपेरिमेंटल किया। तो फिर लोगों के दिमाग में आया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो फिर हाइगन का जो भी प्रिंसिपल था उसकी चर्चा की गई। तो कहने का मीन है कि स्टार्टिंग में जो अपने पास माना गया था लाइट का, वो ओनली पार्टिकल फॉर्म माना गया था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, कॉर्पस्कुलर थ्योरी अपने पास क्या होता है। देखो, इन्होंने क्या बताया, मैंने पॉइंट्स में लिखा बच्चों, हर पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन में करने वाला हूं। जैसे बात, तो ये लाइट सोर्स आपके पास है, ये कोई लाइट सोर्स अपने पास है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया, मतलब जो मेन थ्योरी इनका था वो क्या था कि ये जो लाइट सोर्स अपने पास है, सोर्स हम एस मान लेते हैं, इनसे जो भी अपने पास में लाइट निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है? पार्टिकल्स की फॉर्म में निकलती है। यानी इन्होंने क्या बताया कि जितने भी लाइट सोर्स होते हैं वो एमिट्स करते हैं, किनको? बहुत सारे पार्टिकल्स को एमिट्स करते हैं। ये जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स का नाम इन्होंने क्या दिया बच्चों? कॉर्पस्कुलस इन्हें नाम दिया। क्या नाम दिया इन्होंने? कॉर्पस्कुलस या कॉर्पस्कुलस इन्होंने नेम दिया। हिंदी में वैसे इनको बोलते कणिकाएं, यानी बहुत सारे
पार्टिकल्स का ग्रुप आप कह सकते हैं। कॉर्पस्कुलस यानी बहुत सारे पार्टिकल्स का ग्रुप हम कह सकते हैं। मतलब इन्होंने उन पार्टिकल्स का नेम दिया, लाखों करोड़ों पार्टिकल, लाखों करोड़ों पार्टिकल्स। उन्होंने कहा ये लाइट सोर्स से निकलते हैं। जो भी लाइट सोर्स होता है लाखों करोड़ों पार्टिकल्स निकालता है। और ये लाखों करोड़ों जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स का क्या नेम दिया बच्चों? कॉर्पस्कुलस इनका नेम दिया गया। देखो और भी मैंने बात लिखी, टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी बहुत छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे लाखों करोड़ों पार्टिकल्स इस लाइट सोर्स से एमिट होता है, ऐसा न्यूटन बता रहे थे। और ये जो कॉर्पस्कुलस आपके पास आया है, यानी जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनको इन्होंने कॉर्पस्कुलस कहा, इनकी भी कुछ स्पेशल बातें इन्होंने बताई। और वो स्पेशल बातें क्या थी कि बच्चों ये क्या होते हैं, एक तो इलास्टिक होते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। तो ये जो कॉर्पस्कुलस अपने पास है, एक तो इलास्टिक होते हैं, रिजिड होते हैं, मास लेस होते हैं, और ये डिफरेंट होते हैं। किसमें डिफरेंट होते हैं? ये अपनी शेप में और ये अपनी जो साइज होती है इनमें क्या होते हैं बच्चों? डिफरेंट होते हैं। यानी इन्होंने मेनली ये जो कॉर्पस्कुलस अपने पास है, इनकी क्या स्पेशल बात इन्होंने कही कि ये इलास्टिक होते हैं, ये रिजिड होते हैं, ये मासलेस होते हैं, और शेप एंड साइज में जैसे मान लो कि ये आपके पास में लाइट सोर्स है, ये पार्टिकल निकले, ये पार्टिकल्स निकला, ये पार्टिकल ऐसे निकल गया, ये ऐसे निकल गया, आप ये देखेंगे साइज भी डिफरेंट है और यहाँ पर इनका शेप भी डिफरेंट है। तो इन्होंने सबसे पहले यही बात की कि ये जितने भी लाइट सोर्स होते हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स निकालते हैं, वो टाइनी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का ये एमिट करते हैं, और इन छोटे पार्टिकल्स को इन्होंने कॉर्पस्कुलस नेम दिया। और ये इलास्टिक होते हैं, रिजिड होते हैं, मासलेस होते हैं और डिफरेंट होते हैं शेप एंड साइजेस में। और हम बात करें, यदि हम बात करें जैसे मासलेस कैसे होते हैं सर बताइए। वो तो जैसे मान लो कि ये लाइट यहाँ लगा हुआ है, अब उन न्यूटन के अकॉर्डिंग तो ये लाइट जो आपके पास है, इस लाइट से बहुत सारे पार्टिकल्स अपने पास आ रहे हैं, और बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं और मेरे सिर पर भी आकर टकरा रहे हैं। यदि मान लो उनका कुछ ना कुछ मास होता, मान लो एक छोटे पार्टिकल का भी मास अपने पास 0.00001 kg होता, सपोज कर ले। अब मान लो लाखों करोड़ों पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो लाखों करोड़ों पार्टिकल्स यदि मेरे सिर पर आकर टकराएंगे तो मेरा तो सिर फट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो बात है वो बिल्कुल करेक्ट हो रही है यहाँ कि ये पार्टिकल्स कैसे है? मासलेस मानेंगे। कैसे पार्टिकल्स मानेंगे बच्चों? मासलेस से पार्टिकल्स मानेंगे। पहला पॉइंट अपने पास क्लियर है। तो सेकंड पॉइंट का हम चलते हैं। इन्होंने ये बताया कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या नेम दिया गया? कॉर्पस्कुलस नेम दिया गया। ये जो कॉर्पस्कुलस अपने पास होते हैं ये लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं। ये ऐसा नहीं है जैसे मान लो कि जैसे ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, तो इस लाइट सोर्स से पार्टिकल्स इधर ही जा रहे हैं। नहीं, इधर ही नहीं जा रहे। पार्टिकल्स जो है इधर भी जा रहा है, 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 तो सभी डायरेक्शन में ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं लाइट की स्पीड से ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं। ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं। इसी वजह से तो हम जब लाइट ऑन करेंगे, जब हम लाइट ऑन करेंगे तो लाइट पूरे कमरे में फैल जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स है सारे के सारे पार्टिकल्स इस ऑल डायरेक्शन में जहां भी उनको स्पेस मिल रहा है जाने का, वहां पर क्या कर रहे हैं? ये मोशन कर रहे हैं। और हम जैसे हम लाइट ऑन करते हैं तो उसी समय आप देखते होंगे कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स है वो निकल कर पूरी की पूरी जगह यहाँ क्या कर देते हैं? उजाला कर देते हैं, रोशनी कर देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, इन्होंने क्या कहा, ये जितने भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिनको हम कॉर्पस्कुलस कहते हैं, ये बच्चों सभी डायरेक्शंस में क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। और ये इनकी खास बात क्या बताएगी कि इनका जो स्पीड होता है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। यानी सेकंड पॉइंट जो इन्होंने बात कहा, देखो लिख भी रखा हमने कि these corpuscles move in all direction of the speed of light। इस जो लाइट का स्पीड है उससे मोशन करेंगे। एंड corpuscles travel with different speed in different medium। मतलब अलग अलग मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में इनका स्पीड डिफरेंट होता है। और इन्होंने क्या कहा कि जो स्पीड होता है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होता है
किसके कंपैरिजन में? रेयर के कंपैरिजन में। यानी ये कहना चाह रहे जैसे मान लो पानी एज ए डेंसर मीडियम है, इस वाटर में स्पीड ज्यादा है किसका कंपैरिजन में, ये ऐसा बता रहे थे, लेकिन वास्तव में जस्ट उल्टा है इसका। स्पीड जो होता है लाइट का वो एयर में ज्यादा होता है वाटर कंपैरिजन में। लेकिन जो कॉर्पस्कल्स थ्योरी न्यूटन ने दी, उन्होंने बताया कि डिफरेंट मीडियम में स्पीड डिफरेंट होता है, बट जो स्पीड होता है वो पानी वाटर के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। इस बात को गलत साबित हुई। जब ये बात गलत साबित हुई तभी न्यूटन का जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी था वो कहीं ना कहीं लोगों ने रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर इन्होंने कहा जैसे मान लो कि बच्चों मेरे पास ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स जो है ये रेड कलर का है, मान लो ये लाइट सोर्स मेरे पास येलो कलर का है, ये लाइट सोर्स मेरे पास कौन से कलर का है बच्चों? ब्लू कलर का है। ठीक है, इससे बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स निकले, लाखों करोड़ों टाइनी पार्टिकल्स निकले। मान लो लाखों करोड़ों जो टाइनी पार्टिकल्स निकले, इससे इस तरीके से निकले, ठीक है, इससे ये निकले, इससे ये निकले। अब देखिए क्या पता है हमें कि डिफरेंट कलर के जो सोर्सेस हमने लिए, डिफरेंट कलर का जो लाइट हमने लिया, डिफरेंट कलर के लाइट से डिफरेंट शेप और साइज के क्या निकलते हैं? कॉर्पस्कल्स निकलते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये बात इन्होंने बताया कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है, डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स। यानी अलग अलग कलर का जो लाइट होता है वो डिफरेंट क्या रखता है बच्चों? अपने पास में शेप और साइज रखता है पार्टिकल्स का। और यही तो हम बताते हैं कि डिफरेंट कलर जो होता है वो डिफरेंट वेवलेंथ रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्टिकल्स है उनका साइज जो होता है वह क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो कुछ बातें समझ में, हम इन पॉइंट्स को एक साथ बोलते हैं। यानी न्यूटन ने क्या कहा था कि बच्चों ये जो अपने पास में लाइट सोर्स जो होते हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स निकालते हैं, पार्टिकल्स को कॉर्पस्कल्स कहा गया। कॉर्पस्कल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इलास्टिक होते हैं, वो रिजिड होते हैं, वो मासलेस होते हैं और अपनी शेप और साइज में क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं। ये ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं और ऑल डायरेक्शन में जब स्प्रेड होते हैं तो इनका स्पीड जो होता है वो लाइट की स्पीड के इक्वल होता है, इसलिए बहुत फास्ट ही अपने पास क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। लेकिन डिफरेंट मीडियम में इनका स्पीड डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो थ्योरी था कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग डेंसर मीडियम में स्पीड जो होता है वो इन्होंने ज्यादा बताया रेड के कंपैरिजन में। और इन्होंने बताया कि डिफरेंट कलर का जो लाइट होता है उनसे निकलने वाले जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो डिफरेंट अपने पास में शेप और साइज रखते हैं। अब देखो बच्चों, इन्होंने इस थ्योरी के बेसिस पर मतलब इनकी कुछ सक्सेस रही भी, उस समय इनकी कुछ सक्सेस भी रही। और सक्सेस क्या रही कि इन्होंने जो रिएक्ट लीनियर प्रोपेगेशन है लाइट का, जो रिएक्ट लीनियर प्रोपेगेशन, हमें पता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ही चलता है, सीधे पथ पर ही चलता है। तो ये जिसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्ट लीनियर प्रोपेगेशन हम बोलते हैं। तो इसको इन्होंने बात प्रूफ कर दिया, ये यही बता दिया था इन्होंने कि जो लाइट होता है वो स्ट्रेट पाथ पर चलता है, रिएक्ट लीनियर प्रोपेगेशन होता है। लेकिन इन्होंने बच्चों दो बातों को और प्रूफ किया, इन्होंने रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ कर दिया, इन्होंने रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर दिया। मतलब जो न्यूटन थे बच्चों, न्यूटन ने अपनी इस थ्योरी के बेसिस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया वो मैं एक बार समझाता हूं कि जैसे मान लो कि ये एक ऐसा सरफेस है जिस पर यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं। मान लो ये लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स से अपने को पता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स निकल रहे हैं और ये बहुत सारे पार्टिकल्स पर क्या हो रहे हैं? इंसिडेंट हो रहे हैं। ये बहुत सारे पार्टिकल्स पे इंसिडेंट हो गए। अब जो पार्टिकल इंसिडेंट हुए तो इन पार्टिकल का कैसा नेचर इन्होंने बताया बच्चों? इलास्टिक नेचर बताया। इलास्टिक का मतलब हो गया कि जब ये यहाँ टकराएंगे तो टकराने के बाद में ये अपने इनिशियल मीडियम में क्या होने लग जाएंगे? रिटर्न होने लग जाएंगे। तो इस इलास्टिक नेचर का मीन यहाँ क्या है कि इस इलास्टिक नेचर का मीन है कि जैसे यहाँ इस सरफेस पर टकराए तो टकराने की वजह से ये क्या हो गया? अपने मीडियम में लौटने स्टार्ट हो गए। मतलब ये रेस्ट में चुपचाप नहीं बैठने वाले भाई, टकराएंगे। इलास्टिक का मतलब अपना इनिशियल स्टेज में लाने के लिए ये वापस से चले जाते हैं। अब देखें ये आया, पार्टिकल्स आया, टकराया और सही मीडियम में चला गया, इसी को इन्होंने क्या कहा? रिफ्लेक्शन कहा। मतलब जो कॉर्पस्कल्स था उन कॉर्पस्कल्स की जो प्रॉपर्टी थी जिन्होंने बताया कि वो इलास्टिक होते हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने किसको प्रूव कर दिया? रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। और रिफ्रैक्शन को देखो इन्होंने कैसे प्रूव किया। दो मीडियम, एक रेड ले लेते हैं और एक हम डेंसर ले लेते हैं। डेंसर में जो पार्टिकल्स है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा रहते हैं
अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि जैसे ये आपके पास में बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये यहाँ इंसिडेंट हुए। अब यहाँ पर भी बहुत सारे पार्टिकल्स है बच्चों, इस डेंसर मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स है, और वो ये क्या कह रहे थे, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स पर क्या लगाते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स वो यहाँ लगाते हैं। अब अट्रैक्शन फोर्स मान लो इधर वाले पार्टिकल्स हो, जैसे ही इस सरफेस पर अपने पास इंसिडेंट हुआ तो ये यहाँ से कुछ पार्टिकल्स इनको इधर खींचने लगे, कुछ पार्टिकल्स इनको अट्रैक्ट इधर कर रहे, कुछ इधर कर रहे, कुछ इधर कर रहे, कुछ इधर कर रहे। लेकिन इन्होंने बताया कि जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स होता है वो जस्ट डाउनवर्ड होता है, दिखाई दे रहा है। इन्होंने बताया कि जो रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो जस्ट डाउनवर्ड होता है। तो जब जस्ट डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स होता है, यानी रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए इन्होंने यहाँ फोर्स थ्योरी दे दी एक तरीके से, कि यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स आए, इन पार्टिकल्स पे इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल्स है वो इन पर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स से इनको खींच रहे, और रिजल्टेंट फोर्स जस्ट डाउनवर्ड लगता है, इन्होंने ऐसा कहा। और जस्ट डाउनवर्ड लगा तो ये पार्टिकल्स फोर्स की वजह से अपने पाथ को क्या कर लिए, चेंज कर लिए, उनमें डेविएशन आने लग गया, यानी आया ऐसे इस तरीके से चला गया। और पाथ के चेंज होने के फिनोमिना को ही, जब लाइट सेकंड मीडियम में एंटर करता है तो उसके पाथ के चेंज होने के फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ रिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया। तो इनकी ये 2 सक्सेस थी, 3 बोल दो, कि इन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को बता दिया, इन्होंने रिफ्लेक्शन को बता दिया, और इन्होंने रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर दिया। लेकिन ये कुछ बातों को अभी प्रूफ नहीं कर पाए थे, और वो कौन सी बातें थी, वो कौन से टॉपिक है, वो कौन से फिनोमिना है लाइट के। तो 3 फिनोमिना जो हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इंटरफेरेंस को प्रूफ नहीं कर पाए। इंटरफेरेंस जो होता है वो वेव थ्योरी से ही प्रूफ हो सकता है। फिर इन्होंने बच्चों डिफ्रैक्शन को भी प्रूफ नहीं किया। अब ये चीजें, सर इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इस चैप्टर में यही तो पढ़ना है ना, इसलिए इनका हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। ये डिफ्रैक्शन को भी प्रूफ नहीं कर पाई, ये भी हाइगन की वेव थ्योरी से हम प्रूफ करेंगे। थर्ड, ये पोलराइजेशन को भी प्रूफ नहीं कर पाए। ये तीनों टॉपिक हमें पढ़ना है। हालांकि पोलराइजेशन को तो हाइगन का थ्योरी भी प्रूफ नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये अनसक्सेसफुल उनके पॉइंट्स हो चुके, उनका लिमिटेशन हो गया कि इंटरफेरेंस को भी प्रूफ नहीं कर पाए थे, डिफ्रैक्शन को भी प्रूफ नहीं कर पाए थे, पोलराइजेशन को प्रूफ नहीं कर पाए थे। अब जो 1850 में एक साइंटिस्ट आए थे फोकॉल्ट, ठीक है, CAULT, ठीक है, फोकॉल्ट साइंटिस्ट आए थे। एडी करंट में हम पढ़ेंगे बच्चों इसको, ठीक है, एडी करंट के बारे में इन्होंने बताया था। तो 1850 में 1850 में एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके फोकॉल्ट ने ये प्रूफ किया था कि जो स्पीड होता है वो एयर में ज्यादा होता है। ये जो पार्टिकल्स है तो इनका स्पीड एयर में ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, एज ए डेंसर के कंपैरिजन में। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके बताया था। और मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि हाइगन ने तो अपना प्रिंसिपल इनसे जस्ट 3 साल बाद में ही दे दिया गया था, लेकिन सर आइजैक न्यूटन एक अपने आप में ब्रांड थे, और इस वजह से हाइगन की थ्योरी को उस समय एक्सेप्ट ही नहीं किया गया था। केवल और केवल किनकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, न्यूटन की कोरस्पोगलर थ्योरी उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन फोकॉल्ट ने जब इस तरीके से बातें की, एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया, तो फिर उनके दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं फिर हम चलो हाइगन के बारे में देखते हैं। फिर हाइगन के प्रिंसिपल को देखा गया। तो जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं हाइगन का प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं क्लासेस बड़ी करूं। मैं कम टाइम में एक पर्टिकुलर टॉपिक की क्लास बनाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हाइगन का प्रिंसिपल आएगा। हाइगन के प्रिंसिपल को भी हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और हम वेव फ्रंट बनाना भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि हाइगन का जो थ्योरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइगन के बेसिस पर ही हम पूरे वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।